नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति जहां हर दिन नया मोड़ आता है, हर मोड़ पर नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी में सत्ता का संघर्ष छिपा होता है। इस वक्त बिहार की राजनीति में एक ऐसा ही बड़ा मोड़ आया है, एक ऐसा मोड़ जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नाम है सम्राट चौधरी। कुछ समय पहले तक ये चर्चा थी, अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे आगे जो चेहरा होगा वो सम्राट चौधरी का ही होगा। पार्टी संगठन से लेकर सत्ता तक हर जगह उनका कद तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन राजनीति यहाँ सीधे ही राह बहुत कम मिलती है। जहाँ उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, वही समीकरण अचानक बदल जाते हैं और अब वही समीकरण सम्राट चौधरी के राजनीतिक भविष्य को एक बिल्कुल नए रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। बिहार की सत्ता की राजनीति से निकलकर अब उनका अगला पड़ाव होगा दिल्ली की संसद। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे है एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा, कई रणनीतियां और एक ऐसी सीट काराकाट जहां जीतना आसान नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों में बिहार बीजेपी का कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो है सम्राट चौधरी का ही। उनका राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। सम्राट चौधरी का जन्म एक ऐसे राजनीतिक परिवार में हुआ जहाँ राजनीति सांसों की तरह बहती थी। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेता रहे और कुशवाहा समाज में उनकी मजबूत पकड़ थी। यही राजनीतिक विरासत आगे चलकर सम्राट चौधरी के काम आई। लेकिन उन्होंने सिर्फ विरासत के सहारे राजनीति नहीं की, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। कभी आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू के साथ भी काम किया, लेकिन अंततः उनका राजनीतिक ठिकाना बना बीजेपी। और बीजेपी में आने के बाद उनकी राजनीति ने जिस गति से उड़ान भरी, उसने सभी को चौंका दिया। पहले उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद जब बिहार में एनडीए सरकार बनी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला। यानी संगठन और सत्ता दोनों जगह सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। जब बिहार की राजनीति में ये चर्चा शुरू हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद राज्यसभा जा रहे हैं, तो अचानक एक सवाल पूरे बिहार में गूंजने लगा, अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले गए तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और इसी सवाल के साथ एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, सम्राट चौधरी का। बीजेपी के अंदर भी माना जा रहा था कि अगर पार्टी को मौका मिला तो मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। उनकी जाति पहचान, संगठन पर पकड़ और बीजेपी नेतृत्व के साथ मजबूत संबंध, ये सभी बातें उनके पक्ष में जाती थी। लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ चेहरों से नहीं चलती, यहाँ सबसे बड़ा खेल होता है जाति समीकरणों का। और यही समीकरण सम्राट चौधरी की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गई। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण किसी भी नेता के भविष्य को तय करने की ताकत रखते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज बिहार में प्रभावशाली जरूर है, लेकिन राज्य की राजनीति में सबसे निर्णायक भूमिका कुछ दूसरी जाति की भी रही। जब बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर गहराई से मंथन हुआ तो पार्टी के रणनीतिकारों ने पूरे जाति गणित को सामने रखा और यही पर तस्वीर बदलने लगी, क्योंकि बीजेपी को यह भी ध्यान रखना था कि गठबंधन में जेडीयू भी है और जेडीयू का अपना सामाजिक आधार भी बेहद मजबूत है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो गठबंधन संतुलन बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है। अब एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया, अगर बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन की राजनीति के तहत उप मुख्यमंत्री का पद जेडीयू को देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि सम्राट चौधरी के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। वे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे और संभव है कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे, यानी सत्ता के उस केंद्र से उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ सकता है जहां वे अभी खड़े हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति में एक बात हमेशा देखी गई, पार्टी अपने बड़े नेताओं को कभी खाली नहीं छोड़ती और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के लिए एक नया रास्ता पहले ही तय कर लिया गया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के लिए जो नया राजनीतिक रास्ता तैयार किया है वो सीधे बिहार से निकलकर दिल्ली की संसद तक जाता है। यानी अब उनका अगला पड़ाव होगा लोकसभा। लेकिन सवाल ये है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब भी बीजेपी की रणनीति पे छिपा हुआ है। पार्टी ने उनके लिए जो सीट चुनी है वो है काराकाट लोकसभा सीट और ये सीट बिहार की राजनीति में काफी अहम मानी जाती है। काराकाट लोकसभा सीट बिहार के रोहतास और औरंगाबाद जिलों के हिस्सों में फैली हुई है। इस सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ हर चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होता है, कभी एनडीए जीतता है तो कभी महागठबंधन, लेकिन असली खेल यहाँ जाति समीकरणों का होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट ने पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एनडीए की ओर से यहाँ उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और इस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है।
लेकिन चुनावी मुकाबला इतना आसान नहीं था। महागठबंधन की ओर से मैदान में थे राजा राम सिंह कुशवाहा और चुनाव का परिणाम आया तो एनडीए को बड़ा झटका लगा। राजा राम सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल कर ली और काराकाट सीट महागठबंधन के खाते में चली गई। ये परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश भी था कि इस सीट पर जीत के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला लिया। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। इस फैसले के पीछे सिर्फ सम्मान देना ही मकसद नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई थी। दरअसल बीजेपी अब काराकाट सीट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी और इसके लिए पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मजबूत भी हो और प्रभावशाली भी। यहीं पर फिर से नाम सामने आया सम्राट चौधरी का। बीजेपी के अंदर अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव सम्राट चौधरी काराकाट सीट से लड़ेंगे। इस सीट पर उनका उतरना सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं होगा, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा, क्योंकि काराकाट में कुशवाहा समाज की अच्छी खासी संख्या है और सम्राट चौधरी उसी समाज से आते हैं। अगर बीजेपी इस सामाजिक आधार को मजबूत कर पाती है तो काराकाट सीट पर उसकी जीत की संभावना काफी बढ़ सकती है। अब जरा काराकाट के जाति समीकरण को समझते हैं। यहाँ कुशवाहा समाज की बड़ी आबादी है। इसके अलावा राजपूत, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। यानी ये सीट पूरी तरह मल्टी कास्ट समीकरण पर चलती है। अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ एक जाति के भरोसे चुनाव लड़ता है तो जीतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जीतने के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाना पड़ता है। सम्राट चौधरी के सामने भी यही चुनौती होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी काराकाट से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन भी इस सीट को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। राजा राम सिंह कुशवाहा अभी सांसद हैं और वे अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर सम्राट चौधरी यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। एक तरफ होंगे बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ होंगे महागठबंधन के मौजूदा सांसद। अगर सम्राट चौधरी लोकसभा पहुंचते हैं तो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होगी, ये बिहार बीजेपी के लिए भी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका दे सकती है और ये भी संभव है कि दिल्ली की राजनीति में उनका कद और तेजी से बढ़े। बिहार की राजनीति में कहानी कभी खत्म नहीं होती। यहाँ हर चुनाव एक नया अध्याय लिखता है। हर नेता का सफर कई मोड़ों से होकर गुजरता है। सम्राट चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने की चर्चा से लेकर लोकसभा की तैयारी तक ये सफर राजनीति की उस सच को सामने लाता है जहाँ रणनीति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सबकी नजरें काराकाट पर टिकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि यहाँ तय होगा सम्राट चौधरी की राजनीति का अगला अध्याय और शायद बिहार की राजनीति का भी, क्योंकि सत्ता के इस खेल में हर चाल के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है और बिहार की राजनीति में अभी कई कहानियां बाकी हैं। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।